नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसका मार्केट वैल्यूएशन कभी $70 बिलियन से भी ऊपर था। फॉर्च्यून मैगजीन ने इस कंपनी को 6 साल तक अमेरिका की मोस्ट इनोवेटिव कंपनी का खिताब दिया था। इन्वेस्टरों को इस कंपनी पर बहुत भरोसा था। एम्प्लॉयज इस कंपनी को अपना भविष्य मानते थे, पर इस चमक और बढ़ते शेयर प्राइस के पीछे एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी चल रही थी। अरबों डॉलर के कर्ज को छुपाकर प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा था। आज हम बात करेंगे एनरॉन कंपनी के बारे में, एक ऐसी कंपनी जिसकी शेयर प्राइस सबसे टॉप पर जाने के कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। एनरॉन की स्थापना 1985 में हुई थी, जब अमेरिका की दो नेचुरल गैस कंपनीज ह्यूस्टन नेचुरल गैस और इंटर नॉर्थ का मिलन हुआ था। इस कंपनी का नाम एचएनजी इंटर नॉर्थ रखा गया था। साल 1986 में इसका नाम बदलकर एनरॉन रख दिया गया था। ह्यूस्टन नेचुरल गैस के चेयरमैन केनिथ ले को एनरॉन का सीईओ बना दिया गया था। इस कंपनी की पूरे अमेरिका में नेचुरल गैस की पाइपलाइंस बिछी हुई थी। ये कंपनी नेचुरल गैस का उत्पादन नहीं करती थी, पर उसका ट्रांसमिशन करती थी, यानी कि नेचुरल गैस को प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर्स तक फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। 1990 के पहले नेचुरल गैस के ट्रांसमिशन का बिजनेस कुछ ही सिलेक्टेड कंपनीज कर सकती थी, पर 1990 के बाद यूएस गवर्नमेंट ने इस बिजनेस को सबके लिए ओपन कर दिया था। इस कारण की वजह से एनरॉन ने यह बिजनेस पर अपना एक्सक्लूसिव राइट खो दिया था। यह बिजनेस बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव था, यानी कि पाइपलाइंस को मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा खर्च हो रहा था। इन सब कारणों की वजह से केनिथ ले एनरॉन को पुराने बिजनेस से हटकर नए बिजनेसेस में लेकर गया था। एनरॉन को एक नई राह पर ले जाने के लिए केनिथ ले ने मैकिन्सी एंड कंपनी नामक कंसल्टिंग फर्म को हायर किया था, जिसने जेफरी स्किलिंग को ह्यूस्टन भेजा था। जेफरी स्किलिंग, जो कि मैकिन्सी के लिए पहले कंसल्टेंट का काम करता था, वो साल 1997 में एनरॉन का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन चुका था। उसने एनरॉन को एक एनर्जी ट्रेडर बना दिया था, यानी कि एनरॉन अब एनर्जी फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह पर उसे सिर्फ खरीदने का और बेचने का काम कर रही थी। ये कंपनी कस्टमर्स के साथ लंबे समय तक चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट साइन करती थी, जिसमें एनर्जी की सेलिंग प्राइस को फिक्स किया जाता था और प्रोड्यूसर को कस्टमर तक एनर्जी डिलीवर करने के लिए पेमेंट किया जाता था। कुछ बायर्स जैसे कि यूटिलिटी कंपनीज, उन्हें सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के एनर्जी मार्केट खोलने के बाद एनर्जी के प्राइसेस बहुत ही अनस्टेबल बन चुके थे। कस्टमर्स प्राइसेस को लॉक कर सकते थे और उनके लिए बजटिंग बहुत ही आसान हो गया था। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद एनर्जी के प्राइसेस बढ़ जाते तो एनरॉन को नुकसान होता, क्योंकि प्रोड्यूसर को अब ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ यूटिलिटी कंपनीज प्राइसेस को स्टेबिलाइज और रिस्क को कम करने के लिए एनरॉन को एक फी या फिर प्रीमियम देने के लिए तैयार थे, जिसकी वजह से एनरॉन कभी कभी नुकसान करने के बाद भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेता। जेफरी स्किलिंग ने अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एमबीए ग्रेजुएट्स को हायर करना शुरू किया था और कंपनी में एक बहुत ही कम्पिटिटिव कल्चर खड़ा कर दिया था, जहां पर एम्प्लॉयज को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैश जनरेटिंग डील साइन करने के लिए कहा गया था। नवंबर 1999 में एनरॉन ने खुद की एक वेबसाइट लॉन्च की थी, जिसका नाम एनरॉन ऑनलाइन था। इस वेबसाइट से कंपनी अपना ट्रेडिंग बिजनेस मैनेज और एक्सपांड कर रही थी। इस वेबसाइट पर बायर्स और सेलर्स एनर्जी खरीदने और बेचने के लिए आते थे और एनरॉन एक मिडलमैन का काम कर रही थी। कंपनी एक बहुत बड़ा ब्रॉडबैंड नेटवर्क भी खड़ा कर रही थी, ताकि हाई स्पीड ट्रेडिंग की जा सके। 1990 के दशक के आखिर में कंपनी अलग अलग देशों में इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, वाटर प्लांट्स, गैस पाइपलाइंस और ब्रॉडबैंड नेटवर्क ऑपरेट कर रही थी। ये कंपनी उस हर एक चीज, असेट या फिर संपत्ति के लिए एक फाइनेंशियल मार्केट खड़ी कर रही थी, जिसकी ट्रेडिंग पहले कभी भी नहीं हुई थी। यानी कि शेयर्स और बॉन्ड्स की तरह अब नेचुरल गैस और कोयले को भी मार्केट से खरीदा और बेचा जा सकता था। 1996 में कंपनी का टर्नओवर सिर्फ $13 बिलियन था, जो कि साल 2000 में $100 बिलियन तक पहुंच चुका था। यानी कि इन 4 सालों में
कंपनी की सालाना बिक्री 65% से बढ़ रही थी। उस समय एनर्जी इंडस्ट्री में सालाना ग्रोथ रेट सिर्फ 2 या 3% थी। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि बही खाते इतने उलझे हुए थे कि उन्हें समझना शेयर होल्डर्स और एनालिस्ट के लिए मुश्किल बनता जा रहा था। शेयर होल्डर्स से प्रेशर बढ़ने के कारण कंपनी के अधिकारी संदेहजनक अकाउंटिंग तरीके अपना रहे थे। एक टेक्निक यूज की जा रही थी जिसे मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग कहा जाता है। आइए इसे समझते हैं। अगर कोई कंपनी 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो वो पूरे 10 साल का प्रॉफिट हर एक साल डिवाइड करके रिकॉर्ड करती है, जैसे जैसे हर साल वो पैसा कमाते जाती है। पर ये कंपनी कुछ अलग ही कर रही थी। ये कंपनी पूरे 10 साल का प्रॉफिट पहले ही साल रिकॉर्ड कर लेती थी जिस साल वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती थी। इस कारण की वजह से कंपनी की एक्चुअल कैश और प्रॉफिट में अंतर बढ़ता जा रहा था। अगर आने वाले सालों में कोई कारण की वजह से कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फेल या फिर कैंसिल हो जाता तो इसे लॉस दिखाने की जगह पर कंपनी इन लॉसेस को अपनी दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर देती थी ताकि मेन बिजनेस में लॉस दिखाने से बचा जा सके। एनरॉन ने बहुत सारी अलग अलग कंपनीज बनाकर रखी थी जिसे स्पेशल पर्पस एंटिटी या फिर एसपीवी कहा जाता है। आमतौर पर बड़ी कंपनीज कोई नया बिजनेस या फिर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए एसपीवी का उपयोग करती है। अगर एनरॉन के पास कोई खराब संपत्ति या फिर भारी कर्ज मौजूद था तो वो इसे अपने एसपीवी को ट्रांसफर कर देती थी। उदाहरण के तौर पर अगर एनरॉन के पास कोई पावर प्लांट था जिसकी कीमत $400 मिलियन से घट चुकी थी तो वो इसे अपने एसपीवी को बेच देती थी। एसपीवी इसे खरीदने के लिए बैंक से कर्जा उठाती थी, पर इस कर्जे की गारंटी एनरॉन ही देती थी। 2001 तक कंपनी ने अपना कर्ज और नुकसान छुपाने के लिए 100 से भी ज्यादा एसपीवी बनाकर रखी थी। दोस्तों, ये कहानी आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। ताजुब की बात यह है कि इनमें से कुछ एसपीवीज को एनरॉन का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड्रू फास्टो ही चला रहा था। एंड्रू फास्टो और एनरॉन के कुछ उच्च अधिकारियों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी की जोखिम भरी अकाउंटिंग प्रथाओं के बारे में गलत जानकारी दी थी और कंपनी के ऑडिटर अर्थुर एंडरसन पर इन इश्यूज को नजरअंदाज करने का दबाव डाला गया था। अगस्त 2000 में कंपनी की शेयर प्राइस सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी जो कि $90 थी। इस समय के दौरान एनरॉन के कुछ एग्जीक्यूटिव्स जिनके पास कंपनी की खुफिया जानकारी मौजूद थी उन्होंने अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दिया था और कंपनी के शेयर होल्डर्स को ज़्यादा शेयर्स खरीदने के लिए कहा गया था, ये कहकर कि कंपनी की शेयर प्राइस कुछ ही समय में वापस से बढ़ने वाली है। कंपनी के सिचुएशन की सीरियसनेस 2001 में बाहर आने लगी थी जब कुछ एनालिस्ट कंपनी के बही खातों में घुसकर उन्हें समझने लगे थे। दिसंबर 2001 में एनरॉन ने अपने शेयर होल्डर्स को चौंका दिया था जब उसने कहा था कि वो तीसरे क्वार्टर में $638 मिलियन का लॉस करने वाली है और शेयर होल्डर्स को मिलने वाले टोटल प्रॉफिट्स में $1.2 बिलियन की कटौती होने वाली है। इस घोषणा के बाद अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने एनरॉन और उसके एसपीवीज के बीच हुए ट्रांजैक्शंस को करीबी से जांचना शुरू कर दिया था। जैसे ही फ्रॉड की डिटेल्स बाहर आने लगी, कंपनी की शेयर प्राइस जो कि $90 थी वो नवंबर 2001 में सिर्फ $12 पर आ गिरी थी। कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जिन्होंने एनरॉन को एक ब्लू चिप शेयर कहा था, उन्होंने एनरॉन के शेयर को एक जंक स्टेटस दे दिया था। इस कारण की वजह से कंपनी की शेयर प्राइस $1 पर गिर चुकी थी। दिसंबर 2001 में एनरॉन ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। लाखों अमेरिकन इन्वेस्टर्स और एनरॉन के एम्प्लॉयज जिन्होंने इस कंपनी के शेयर्स में अपना पैसा लगाया था, उन्होंने अचानक से ही अपने लाखों डॉलर के सेविंग्स और रिटायरमेंट फंड्स खो दिए थे। बैंक्रप्सी फाइल करने के दौरान एनरॉन ने करीब $63 बिलियन के असेट्स रिपोर्ट किए थे, पर असलियत में इन असेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू सिर्फ 21 या 22 बिलियन डॉलर थी। इन असेट्स को बेचकर आने वाला ज़्यादातर पैसा बैंक्स और एनरॉन के सप्लायर्स को दिया गया था। शेयर होल्डर्स को मार्केट वैल्यू में करीब $74 बिलियन का नुकसान हुआ था। कुछ सालों के बाद शेयर होल्डर्स ने कुछ बैंकों के खिलाफ $40 बिलियन की लॉसूट फाइल की थी।
इन लॉसूट्स में उन्होंने $7 बिलियन वसूल किए थे। इन बैंकों ने एनरॉन को अपना कर्ज छुपाने में मदद की थी। मई 2006 में केनिथ ले पर फ्रॉड के 6 मुकदमे चलाए गए थे और उसे 45 साल की सजा मिलने की संभावना थी। उसके ट्रायल के दौरान उसने अपनी निर्दोषता का दावा किया था और घोटाले का पूरा इंजाम एंड्रू फास्टो पर डाल रहा था। पर जुलाई 2006 में उसकी सजा की सुनवाई से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। जेफरी स्किलिंग पर फ्रॉड के 19 चार्जेस लगाए गए थे, पर इनमें से कुछ गुनाहों में उसे 22 जल्द बरी कर दिया गया था। शुरुआत में उसे 24 साल की सजा सुनाई गई थी, पर 2013 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ एक समझौता करने के बाद उसकी सजा को 10 साल से कम कर दिया गया था। एंड्रू फास्टो पर फ्रॉड के 109 चार्जेस लगाए गए थे। इसमें अलग अलग अपराध मौजूद थे, जैसे कि फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और षड्यंत्र रचना। पर फास्टो ने इनमें से सिर्फ 2 अपराधों को कबूल किया था। जेफरी स्किलिंग और केनिथ ले के खिलाफ गवाही देने के बदले उसकी सजा को 10 साल तक तय किया गया था। इन 3 एग्जीक्यूटिव्स के अलावा एनरॉन के 16 अलग अलग एम्प्लॉयज ने तरह तरह के गुनाहों को कबूल किया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एनरॉन घोटाले में सबसे बड़ा प्लेयर कौन था? वो था एनरॉन का ऑडिटर अर्थुर एंडरसन। उस समय अर्थुर एंडरसन अमेरिका की टॉप 5 अकाउंटिंग फर्म्स में से एक थी। उसे हाई स्टैंडर्ड और क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था। एनरॉन की खराब अकाउंटिंग प्रथाओं के बावजूद अर्थुर एंडरसन ने उसके बही खातों पर हस्ताक्षर किए थे। अर्थुर एंडरसन को कंपनी के हजारों फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नष्ट करने का और उसे कंपनी के ऑडिट से जोड़ने वाले ईमेल्स को डिलीट करने का दोषी करार दिया गया था।